नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर हिंदी साहित्य खंड 2 लेकर आए हैं। क्योंकि पहले हम जितने भी वीडियो बनाए हैं भागों में बना है, इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसका नाम अब खंड रख दिए हैं। तो खंड 2 है 10 प्रश्नों की श्रृंखला। अब कल से प्रारंभ हो चुकी है और लगातार चलेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, तब तक के चलेगा। इसमें सवाल हमारा, जवाब भी हमारा रहेगा। तो कल के प्रश्नों का जवाब हम आपको इस वीडियो में तुरंत जवाब देंगे और फिर आपको 10 प्रश्न फिर आपको देंगे, ताकि आप अपने आप को देखिए, जांचिए, परखिए कि कितना नंबर हम सही कर पाते हैं, कितनी मेरी तैयारी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक, बेल आइकन और को दबा देंगे, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। कल के प्रश्नों का जवाब तो देखिए, पहला प्रश्न क्या रखा गया था। पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया था कि किस विद्वान ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं माना है। तो नहीं, ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल पेपर में। तो जनार्दन झा ने माना है, नागेंद्र नाथ ने माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। इनको रहस्यवादी नहीं माना है, इनको श्रृंगारिक कवि माना है। ठीक है, तो 3 लोगों ने माना है, जनार्दन, नागेंद्र और। तो इनके लिए हम आपको फिर एक सूत्र बताते हैं, क्योंकि सभी को हम सूत्र पे रखे हैं। तो आपको अगर याद होगा, जनाजा, क्या लिखा गया, जनाजा रहस्यवादी लाए। अगर आपको इतना याद है, जनाजा रहस्यवादी लाए, तो कहने का मतलब जा से आपके हो जाएंगे जनार्दन झा, और ना से हो जाएंगे नागेंद्र नाथ, और जा से हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये तीनों आते हैं रहस्यवादी कवि। अगर पूछा जाए कि रहस्यवादी कवि कौन कौन माने हैं, तो जनाजा रहस्यवादी लाए। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कारतूस कूपन कैसे शब्द हैं। तो कारतूस और कूपन आपके फ्रांसीसी शब्द हैं, फ्रेंच शब्द हैं। कारतूस और कूपन अंग्रेजी, ये सब आपके फ्रांसीसी हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा है, फाग काव्य परंपरा किसने चलाई। तो फाग काव्य परंपरा किसने चलाई, तो ये श्रेय जाता है जैनों को। जैनों को आप जानते हैं, ये जैन लोग ने फाग काव्य की परंपरा चलाई है। फाग का अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य। नाथों की संख्या 9, सिद्धों की संख्या 84। ये तो ऑप्शन कोई नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जी हाँ, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो भ्रमर गीत तो आप जानते हैं, सूरदास को रखिए। सूरदास को माना जाता है भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक। कालिदास संस्कृत हैं, हरिऔध आधुनिक में है, और तुलसी संत में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी में सॉनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध कवि कौन थे। इन्हें आधुनिक युग का सॉनेट कवि कहा जाता है। तो वासुदेव सिंह को सॉनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। सॉनेट एक इटालियन शब्द है। जो सॉनेट में लिखते थे वासुदेव सिंह, जिनका नाम उपनाम त्रिलोचन के नाम से आप लोग जानते हैं, त्रिलोचन, इसी नाम से ये जाने जाते हैं। इनका मूल नाम हम लिख दिए ताकि आप दोनों जानते रहिए, वासुदेव सिंह, त्रिलोचन। सॉनेट के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन। अज्ञेय किसके लिए जाने जाते हैं, अज्ञेय जाने जाते हैं हाइकू के लिए। हाइकू भी एक छंद है। मुक्तिबोध किसके लिए जाने जाते हैं, तो मुक्तिबोध जाने जाते हैं फैंटेसी या फैंटेसी के लिए। किसके लिए, फैंटेसी, जिसका अर्थ होता है काल्पनिक। और हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य लिखने वाले। तो हम चारों ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। अगले प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व किसका ग्रंथ है। जी हाँ, थोड़ा हम चले आए हैं काव्य शास्त्र में। तो अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। किसका है, रुय्यक। रुय्यक 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी आप याद कर सकते हैं। रुय्यक 12वीं शताब्दी। महिम भट्ट, हेमचंद और अप्य दीक्षित सब काव्य शास्त्र के हैं। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न, भक्तमाल में कितने कवियों की जीवनी है।
जी हाँ, भक्तमाल में कितने कवियों की जीवनी है? भक्तमाल में 200 कवियों की जीवनी है। भक्तमाल में कितने? 200 कवियों की जीवनी है। भक्तमाल नाभादास की है, जो ब्रज में है। किसमें है? ब्रज भाषा में है। 200 कवियों की जीवनी है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न, रीत मुक्त के कवि नहीं है। जी हाँ, रीत मुक्त के कवि नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, बिहारी लाल। जी हाँ, बिहारी लाल रीत मुक्त के कवि नहीं है। बाकी घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विदेव, ये रीत मुक्त में 5 ही आते हैं। ये रीत सिद्ध के कवि हैं। बिहारी लाल रीति सिद्ध के कवि हैं, जो कि मुख्यतः एक ही कवि आपके मिलेंगे रीति सिद्ध में, और पजनेश एक दो आते हैं, लेकिन मुख्यतः यही है बिहारी लाल रीत सिद्ध के। आपको पूरा समझ में आ रहा होगा अगर चैनल से जुड़े हैं। 9वां प्रश्न, राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि, इतना ध्यान दीजिएगा, राजा मुंज हैं पहला कवि माने हैं आपके, देख लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी, गुलेरी और मुंज। ठीक है, यानी राजा मुंज को गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने के लेखक हैं? तो ये साहित्य है, इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री जी। जी हाँ, सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब हम आपको लेके चलते हैं 10 प्रश्नों की तरफ, जो आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। चलिए 10 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पे दिख रहा है, पृथ्वीराज रासों में कितने छंद हैं? तो 68, 69, 68, 28, 79। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, कौन सा सबसे सटीक है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको 1 2 नहीं लिखना, आप ऑप्शन लिख देंगे। अगर 69 सही है तो 69 लिखिए, 28 सही तो 28 लिखिए, ताकि हम समझ जाए कौन सा है, नहीं तो देखना पड़ता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, बीसल देव राजमती से रूठ कर कहाँ चला जाता है? बीसल देव राजमती से रूठ कर कहाँ चला जाता है? गुजरात, सिंघलदीप, उड़ीसा, राजस्थान, या चारों जगह? आप बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो ऑप्शन आप चुनिए। तीसरा प्रश्न है, आल्हा खंड में कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? प्रश्नों को इकट्ठा कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम ऊपर से नहीं, अंदर से बताया जा रहा है, एकदम बिल्कुल प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, अगर अच्छा लगे तभी लिखिए। आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप नहीं हमारे प्रश्नों को लिखिए, ज़बरदस्ती लिखिए। आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आला खंड में कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? तो 50, 51, 52, 57। तो कितने युद्धों का वर्णन है? आप इसको जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? जी हाँ, अपभ्रंश का भवभूत, प्रश्नों को देखिए, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? स्वयंभू, भवभूति, हेमचंद्र, पुष्पदंत। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। पांचवा, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? जी हाँ, पृथ्वीराज रासो में भी नायिका है, पृथ्वीराज रासो आप जान ही रहे हैं, अगली वीडियो में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। राजमती, संयोगिता, पद्मावती, सत्यवती। तो कौन नायिका है आपको बताना है, हम आपको दे दिए हैं समस्या, आप जानिए। छठा प्रश्न, रासो की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी? जी हाँ, रासो की उत्पत्ति कई लोग अलग अलग माने हुए हैं, तो हरिप्रसाद शास्त्री, नरोत्तम दास, माता प्रसाद, गारसा दत्ता से किसने माना है रासो की उत्पत्ति राजसूय से? चलिए अगले प्रश्न की तरफ फटाफट हम आपको करवाएंगे 10 प्रश्न, बहुत समय आपसे नहीं लेंगे, अगर आप 15 मिनट निकाल कर अगर लिख लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द खुशी आने वाली है। पृथ्वीराज रासो को किसने पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रमाणिक नहीं माना है? जी हाँ, जो नहीं शब्द दिखेगा पहले इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं आपको हाँ दिखता है, बिल्कुल नहीं को ध्यान से देखिए, ना दिखे तो एकदम समझ लीजिए उसको 3 4 बार देखो, ताकि वो नहीं अगर ना हो तब भी दिख जाए।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको प्रश्नों को पूरा बढ़िया से पढ़िए, उसमें देखिए नहीं लिखा है कि नहीं। तो नहीं माना, कहा गया है पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रामाणिक नहीं माना है? तो कवि श्यामल दास, बोलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। 4 ऑप्शन है, आप समझ सकते हैं। 8वां राजस्थानी भाषा और साहित्य, एक इतिहास हम फिर रख दिए हैं ताकि आपका इतिहास खत्म कर देंगे हम 10-15 दिन में। राजस्थानी भाषा और साहित्य किस कवि का इतिहास है, यानी किस कवि का इतिहास ग्रंथ है? टीकम सिंह तोमर, मोतीलाल मनेरिया, भागीरथ मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो चारों तो हो नहीं सकते, किसी एक का ही होगा। आपको सोच समझ के जवाब देने हैं। आज का 9वां प्रश्न है, अपभ्रंश का समय कब से कब माना जाता है? बहुत बार पूछा गया, 16 में पूछा गया आपके। तो अपभ्रंश का समय कब से कब माना जाता है? बिल्कुल इसको एकदम रट बनाइए, जितना है पूरा एकदम रट डालिए जितना है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक। हाँ, प्रश्न सही है। फिर प्रथम सदी से 500 ईस्वी तक। तो आपके जो ऑप्शन अच्छा लगे बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में देने के लिए स्वच्छंद हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए कौन सा प्रश्न है। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह या संकलन किसने किया? सिद्धों की रचनाओं का संकलन या संग्रह किसने किया? तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन हरिप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, अद्वय ब्रज। तो 4 ऑप्शन है, आपको सभी के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देने होंगे। फिर हम इस प्रश्नों का जवाब कल देंगे। फिर 10 प्रश्न इसी तरह से आपको क्रम में देते रहेंगे और आप बने रहिए बिल्कुल, इससे बहुत ही लाभ आपको होने वाला है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं सुबह वाले वीडियो में, जो 25 प्रश्नों की श्रृंखला भी इसी चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, जो आपको सुबह 25 प्रश्न मिल जाएंगे सुबह होते होते। तो एकदम बिल्कुल लग जाइए, आपका विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।